हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2021 प्रीलिम्स का पेपर। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) is appointed by the central government. Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. The governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Which of the following statements are correct? तो अब इसमें क्या पूछा है? करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा हाईलाइट कर लेना चाहिए अलग से कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। अब ये स्टेटमेंट्स देखते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। गवर्नर ऑफ RBI इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू इशू डायरेक्शंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में RBI के बारे में कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है कि गवर्नमेंट उसको डायरेक्शंस दे सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। तो जैसे ये रॉन्ग होगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और आपके पास बचेगा C, वो हो गया करेक्ट आंसर। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी है। नाउ द गवर्नर ऑफ द RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट, ये भी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, कैजुअल वर्कर्स के बारे में पूछा है इन एम्प्लॉयड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। Second, all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. Third, the government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Now अब क्या पूछा? Which of the following statements are correct? तो वापस यहाँ पे करेक्ट पूछा है। तो ये स्टेटमेंट्स को फिर से देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये तो बहुत ही फैक्चुअल टाइप की स्टेटमेंट्स है, तो इसमें थोड़ा सा गेस वर्क हम लगा सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं, तो कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? कैजुअल वर्कर्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, या फिर सीजनल वर्कर्स, टेम्पररी वर्कर्स, वो सब जो भी होते हैं दे आर कैजुअल वर्कर्स। तो अब सारे कैजुअल वर्कर्स को EPFO कवरेज मिलता है क्या? खुद ही सोच के देखो, ऐसा तो नहीं है, सबको नहीं मिलता। अभी फ्रीलांसर्स जो हैं उनको नहीं मिलता है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगी। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। हाँ, तो अगर रेगुलर काम कर रहे हैं तो पैसे तो मिलेंगे ही ना वर्किंग आवर्स के, एंड ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने जैसे ही एलिमिनेट की तो आपको आंसर मिल जाएगा B, यही इसका आंसर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले सकती है? तो अभी रिसेशन का मतलब क्या है? रिसेशन का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस टाइम पे रिसेशन, उसको रिसेशन बोलते हैं। जब कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर्स के लिए इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है तो उसे रिसेशन बोलते हैं। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनाइड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है। सेकंड क्या है? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन, तो अभी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। सी क्या है? इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनाइड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। डी, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। नाउ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी? तो टैक्स रेट्स तो कम नहीं कर, ये तो ऐसा कुछ बैठता नहीं है सही से।
कि गवर्नमेंट रिसेशन के टाइम पे टैक्स रेट कर रही है और टैक्स कम कर रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, तो इससे डायरेक्टली कुछ अफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन ये वाला ऑप्शन देखो, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में इससे क्या होगा कि अभी जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स बना रही है, सोचो रेलवेज बना रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो इससे क्या होगा, जॉब्स होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, मनी आएगा, तो फिर लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, एक गुड ग्रोथ स्पाइरल बन जाएगा और इससे इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जब भी रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर ऑन प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे इतना विलिंग नहीं होता स्पेंड करने के लिए, तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए। और आपने ये देखा होगा कि अभी कोरोना के टाइम पे भी और अभी इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ध्यान भी दिए, तो यही इसका आंसर भी है कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ये इसीलिए है क्योंकि एक गुड स्पाइरल बन जाता है जिससे डिमांड क्रिएट होती है इकोनॉमी में। ऑल्सो अगर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स का कंस्ट्रक्शन होगा, तो ये एक तरीके से डिमांड जनरेट कर देता है, और जब डिमांड जनरेट होती है तो इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। नाउ सी ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन इसका, यही इसका करेक्ट आंसर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, other things remaining unchanged, market demand for a good might increase, किसी गुड का मार्केट डिमांड कब इंक्रीज होगा, जब बाकी चीज़ें सेम है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, नेक्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, थर्ड क्या है, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, एंड फोर्थ है इट्स प्राइस फॉल्स। और यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब सारी चीज़ें सेम रहती है तो किसी चीज़ का प्राइस क्यों इंक्रीज हो सकता है, किसी चीज़ की डिमांड क्यों इंक्रीज हो सकती है। नाउ अभी इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड्स। तो सब्सटीट्यूट क्या होता है कि जैसे कि अभी चाय है, चाय का सब्सटीट्यूट कैन बी, कॉफ़ी कैन बी कंसिडर्ड चाय का सब्सटीट्यूट, ठीक है। ऐसे ये एक एग्जाम्पल है। वैसे क्या है, जो सिमिलर टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी अमूल का घी है या फिर कोई दूसरी कंपनी का घी है, तो वो सब्सटीट्यूट होगा। अब क्या होगा कि अगर उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड, उसका जैसे कि अभी अमूल का घी का डिमांड, अमूल का घी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो लोग दूसरी कंपनी का घी खरीदने लगेंगे और उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज होता है तो जो दूसरा गुड है, जो सस्ता वाला चीज़ है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर हो गया, जो साथ साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या हो गया नेक्स्ट, जैसे कि पेट्रोल एंड व्हीकल्स। तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड इंक्रीज होगा तो इसका डिमांड इंक्रीज नहीं होगा। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे हैं, ईवी पे चले जाएंगे लोग ये गाड़ी क्यों खरीदेंगे, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नाउ द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। इसमें क्या बोलते हैं कि जब इंफीरियर गुड्स होते हैं तो अगर इंफीरियर गुड्स, जैसे कि केरोसिन ले लिया, तो अभी कोई गरीब इंसान है तो वो जब तक उसकी इनकम कम है तब तक वो उस पर रहता है, उसके पास जब जैसे ही ज़्यादा पैसा आता है तो वो दूसरे अच्छे क्वालिटी वाले गुड्स पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। द गुड इज़ एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो वो दूसरे अच्छे ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। और इसका ये है कि जब जैसे कि अभी केरोसिन है तो दूसरा इंसान अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो इस पे चला जाएगा, गैस पे चला जाएगा,
तो ये ऑप्शन उतना सही नहीं बैठता है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। तो सेकंड रॉन्ग हुआ तो क्या क्या एलिमिनेट होता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। नाउ फोर्थ देखते हैं क्या है, इट्स प्राइस फॉल्स। हाँ, तो अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, तो ये तो करेक्ट ही है। तो 1 और 4 तो करेक्ट ही है। अब थर्ड वाले में क्या है कि अगर वो गुड इन्फीरियर गुड है तो लोग उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। अगर अगर इन्फीरियर गुड है और कंज्यूमर की सैलरी बढ़ रही है तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, लोग अच्छे वाले गुड्स पे चले जाएंगे। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं इकोनॉमिक्स के, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मेनली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये क्वेश्चन जिस साल आया था उस साल अर्बन कोऑपरेटिव से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट आया था और ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन आया था। नाउ इनने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो गलत है क्योंकि दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो ये ऑप्शन जैसे ही गलत हो गया वैसे ही ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपको आंसर मिल जाएगा बी 2 and 3। नाउ सिक्स क्या है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड्स किसकी वजह से अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड यील्ड का। तो बॉन्ड यील्ड क्या होती है कि कोई बॉन्ड पे इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिलेगा उसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। तो अगर जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो और उसकी यील्ड फिर भी सेम ही है, तो फिर यील्ड उसका प्राइस इंक्रीज हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड का, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो सेम ही है, तो क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगी। नाउ प्राइस एंड यील्ड दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक मिनट, प्राइस जो होती है, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, ये है कॉन्सेप्ट। अब ये इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि सोचो कि 100 रुपये का कोई बॉन्ड है अभी और उस पर यील्ड मिलेगी, इंटरेस्ट रेट 6% है, तो उसको 106 रुपये मिलेंगे बाद में, तो उसकी यील्ड हो गई 6 रुपये। नाउ अगर ये इसका प्राइस बढ़ गया, इसका प्राइस हो गया 105 रुपये और इसको फिर भी 106 रुपये ही मिल रहे हैं बाद में, तो इसकी यील्ड कम हो गई ना। इसकी यील्ड कितनी हो गई, एक ही परसेंट, इसको बहुत कम प्रॉफिट होगा। 105 में से 106 रुपये, 1 ही रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो ये होता है यील्ड का। तो अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि यील्ड जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड रहती है। अब वो मार्केट में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता रहता है यील्ड कम होती रहती है। किसी एक इंसान ने खरीदी, फिर उसने किसी और को बेच दिया, तो ऐसे ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा इसको बाद में एक दूसरे वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, बट यहाँ पे इसको यही समझना है कि जो रिटर्न किसी इन्वेस्टर को मिलता है, बॉन्ड डील का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि रिटर्न किसी इन्वेस्टर को जो मिल रहा है ऑन अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डील। तो नाउ जो इंडियन गवर्नमेंट की यील्ड्स हैं, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, एक्शंस ऑफ आरबीआई एंड इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो चेंजेस करता है अपनी पॉलिसीज़ में, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में, वो इंडिया के बॉन्ड्स को, इंडिया के मार्केट को, इकनॉमी को अफेक्ट करती है, क्योंकि कैपिटल की फ्लाइट हो जाती है। लोग यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगता है अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इसीलिए, और अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक्शंस ऑफ आरबीआई। हाँ, तो इससे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा और घटा सकता है,
तो उससे बॉन्ड यील्ड पे इफेक्ट होता है। देन थर्ड ऑप्शन क्या है, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि अगर बैंक में अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करेगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट को फिर अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ता है बॉन्ड्स का, तो वो इससे भी इफेक्ट होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स, non-resident external deposits, which of the following can be included in foreign direct investment। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, तो ये जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, ये तो नहीं आता। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए एफडीआई का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एफडीआई में क्या क्या आता है। एफडीआई इज बेसिकली जो बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया में, वो एफडीआई है। और ये जो बाहर से पैसा आ रहा है एंड विच इज़ मोर देन 10%, किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बाहर के फॉरेनर्स ने, तो वो हो गया एफडीआई। और अगर 10% से कम होता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो रॉन्ग है, तो जैसे ही फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग किया तो ये रॉन्ग हो गया। नाउ ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट, ये भी करेक्ट है। तो ये भी, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये क्या होता है, ये मैं एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो बेसिकली वो होता है कि फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के मार्केट में, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 7th का आंसर है ए। नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, डिवैल्यूएशन अगर होता है करेंसी का तो क्या होता है, ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब हमारी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि अभी सोचो हमारे 1 रुपीज़ इज इक्वल टू $100, ठीक है। अभी हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रुपी इज इक्वल टू $110। तो ये क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया। नाउ जब हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट होता है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये तो करेक्ट है। और सेकंड क्या है, इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नहीं, फॉरेन वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाएगी, वो तो डिक्रीज हो रही है ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड रॉन्ग हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट तो करेक्ट ही है, तो पता है, तो ये करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। तो 8th का आंसर है ए। अब 9th वाला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया, ब्लैक मनी का क्या इफेक्ट है, हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ब्लैक मनी से मेन प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट को, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। Second is investment in unproductive activities and purchase of precious stones, jewelry, gold, etc. Large donations to the political parties and growth of regionalism. Loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion। तो ये सीधा सीधा ऑप्शन है, क्योंकि ब्लैक मनी से गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, तो यही इसका आंसर है, सीधा सीधा। ये तो इतना कुछ है नहीं इसमें। Now 10th question, which one of the following is likely to be most inflationary। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी क्या हो सकता है इन सब ऑप्शंस में से, तो 10th ऑप्शन क्या है, पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, borrowing from the public to finance a budget deficit, borrowing from the banks to finance a budget deficit, and creation of a new money to finance a budget deficit। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी ये होगा, क्योंकि जब भी आरबीआई नोट प्रिंट्स करती है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड से ज़्यादा नोट्स हो जाते हैं, तो जितना ज़्यादा नोट होंगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो
आज हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए, तो आज के लिए इतना ही पे रोकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।